दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ अपनी बात शुरू करने से पहले कि देश में पूरी तरीके से अब राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है और मोदी जी तीसरी बार पीएम बनने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और उसी कड़ी में जो महिला आरक्षण था वो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक की तरह मारा था, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि जिसके लिए संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और महिला आरक्षण को मास्टर स्ट्रोक बताया गया, लेकिन जितनी तेजी से महिला आरक्षण पर चर्चाएं हुई थी उतनी तेजी से ही उसकी चर्चाएं एकदम लगभग बंद सी हो गई। और कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी से चूक जरूर हुई है, जिस कारण ये महिला आरक्षण मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं हुआ, बल्कि विपक्षी गठबंधन के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि सारा देश डरा हुआ था, एक तरीके से सकते में था कि न जाने विशेष अधिवेशन में मोदी जी क्या क्या करने वाले हैं। विपक्षी दल एक तरीके से सहमे हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से महिला आरक्षण पेश किया गया और उसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया, इस पर जो है मोदी जी के खुद ओबीसी होने पर उंगलियां उठने लगी हैं कि ये कैसे ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, कैसे पिछड़े समाज के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने ही समाज की महिलाओं को महिला आरक्षण में स्थान नहीं दिया। और वो एक तरीके से महिला आरक्षण जो 33% है जनरल कैटेगरी की महिलाओं को पहुंच गया, ऐसा जो है राजनीतिवेत्ता मान रहे हैं। अब ये उनसे जाने अनजाने भूल हुई, कहाँ चूक हुई, ये तो वही जाने, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। जो उम्मीद उन्होंने महिला आरक्षण से लगाई थी कि वो महिला आरक्षण का जो वर्षों से लटका हुआ था बिल, उसको पास कराकर देश की आधी दुनिया यानी आधी महिलाओं के वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ओबीसी महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था न करने के कारण वो मामला एक तरीके से फ्लैशबैक में चला गया। अब उसकी कोई चर्चा तक नहीं कर रहा है, बल्कि अब तो चर्चा ये भी होने लगी है कि मोदी जी ओबीसी समाज के हैं भी या नहीं। इस पर भी थोड़ी 2 मिनट के लिए हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल 1950 में काका कालेलकर की रिपोर्ट जो तैयार की गई थी कि पिछड़े समाज में कौन कौन जातियां हैं उनकी पहचान करने के लिए, जो 1950 में काका कालेलकर की जो कमीशन बैठाया था और उसने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें मोदी जी का समुदाय, मोदी जी की जाति पिछड़े समाज में नहीं मानी गई थी, ओबीसी उन्हें नहीं माना गया था। उसके बाद वर्षों बाद जब दोबारा बिहार के एक्स सीएम
बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में फिर मंडल कमीशन बना, उनसे फिर मतलब रिपोर्ट तैयार कराई गई, पहचान कराई गई। तो उन्होंने लगभग 3,500 जातियों को पिछड़े समुदाय का माना या उन पर अपनी रिपोर्ट दी कि भी उनकी निगाह में जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है ये 3,500 जातियां ओबीसी में आती हैं। लेकिन उसमें भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी मोदी जी की जो जाति है मूल घांची समुदाय, मूल घांची समुदाय जो हिंदुओं में भी होता है और मुसलमानों में भी होता है। मूल घांची यानी तेली समुदाय हिंदुओं में भी होता है और मुस्लिम में भी होता है, लेकिन ये खाद्य तेल का व्यापार करते हैं। और मूल घांची समुदाय जो मैंने बताया मोदी जी का समुदाय है, चाहे हम गुजरात की बात करें तो ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उच्च जाति में आता है, माना जाता है और रहा है अब तक। उनको जितने भी आप देखेंगे मोदी नाम के सरनेम हैं वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। सामाजिक स्थिति भी उनकी उच्च जातियों जैसी होती है, वो बनिया समुदाय माने जाते हैं मोटे तौर पर, और वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। और उस समुदाय में करोड़पति अरबपति लोग पाए जाते हैं। और कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा आपने कि जिनके मोदी सरनेम हैं वो कहीं पिछड़ी जाति से हों। लेकिन ये एक संवैधानिक मामला है, तो इसमें मैं निजी तौर पर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये वर्ग जो है साधन संपन्न है और ये पिछड़े समुदाय में दोनों रिपोर्ट में, चाहे वो काका कालेलकर की रिपोर्ट हो या बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, दोनों में ही इनको ओबीसी में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन सितंबर 2001 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने घोंची समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। अब भाजपा की सरकार थी, जो भी रहा हो उनकी मर्जी थी, जिसके हाथ में सत्ता होती है, कानून होता है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। और बताया जाता है कि उसी शक्ति के तहत मूल घांची समुदाय को यानी मोदी जी की जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया गया और तब से मोदी जी पिछड़ी जाति के बन गए, सवर्ण जाति से पिछड़ी जाति के हो गए। तो दोस्तों ये तो उनके ओबीसी बनने की कहानी है। एक और प्रचार जो भाजपा और आरएसएस करती है वो ये है कि आरएसएस और भाजपा ने देश को पहला पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री दिया, ओबीसी प्रधानमंत्री दिया। और स्वयं मोदी जी भी पिछड़ों को, पिछड़े समुदायों को जो 50%, 52% इनकी आबादी बताई जाती है, उनको आकर्षित करने में सफल भी रहे अपने पिछले 2 चुनावों में कि देखो मैं पिछड़ा हूँ, नीची जाति का हूँ, गरीब जाति से हूँ, गरीब परिवार से हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझ पे उंगली उठाते हैं जो मैं पिछड़े समुदाय का हूँ। और उनके इन बयान का, उनके इस रोने धोने का, जो देश की ओबीसी की आबादी लगभग
50-52% बताई जाती है, उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने थोक के भाव मोदी जी को जिताने का काम किया। लेकिन अब वर्तमान में क्या स्थिति है? उसी ओबीसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं को जो 33% आरक्षण हर जगह दिया, ओबीसी को ही उससे बाहर कर दिया। ओबीसी को आरक्षण, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, तो उसके बाद से उनका ओबीसी होने का लबादा जैसे उड़ गया, खत्म हो गया है। उनकी बहुत आलोचना इस मुद्दे पर हो रही है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ओबीसी समुदाय अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि ये कैसा ओबीसी प्रधानमंत्री है कि ओबीसी को ही इन्होंने जमीन पे लिटा दिया, उन्हीं को आरक्षण नहीं दिया। अब इसको उल्टा पड़ते देख मोदी जी ने और भाजपा ने महिला आरक्षण पे चर्चा ही करनी बंद कर दी है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि महिला आरक्षण बिल जो उनको मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला था, शायद उल्टा पड़ गया है, इसलिए इसकी चर्चा बंद सी हो गई है। लेकिन अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो मैं पहले कह रहा था कि मोदी जी पहले देश के ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं है, पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री नहीं है। पिछड़े वर्ग के पहले प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा, जो 1996 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, जो कर्नाटक से आते हैं। तो ये भी भाजपा का और आरएसएस का झूठ पकड़ा गया है, यानी वो गलत प्रचार कर रहे थे कि उन्होंने देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है। तो दोस्तों, मेरी यही बात थी कि मोदी जी क्या सचमुच में ओबीसी हैं, पिछड़े समुदाय से हैं, जबकि मोदी समुदाय सामाजिक रूप से भी उच्च वर्ग में आता है और साधन संपन्न है, करोड़पति लोग मोदी समाज के होते हैं। इसके अलावा जो हम दूसरे तरीके से भी देखें, यदि हम मनुस्मृति या मनु महाराज, जिन्होंने अब हिंदू समाज कहिए या वैदिक समाज, जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि हिंदू नाम तो बाद में आया है जब मुगल आए हैं, तो हिंदू समाज को 4 वर्गों में, 4 वर्णों में बांटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका मतलब ये है कि जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, यही तीनों अपर कास्ट हैं। इसके अलावा जो बाकी सारी जातियां हैं, 6,500 जातियां हिंदू समाज में बताई जाती हैं, जिनकी खोज की गई है, उनमें से ये 3 जातियां ही अपर कास्ट हैं या सवर्ण जातियां हैं। और मनु महाराज के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार और आरएसएस की जो नीति है, जिस हिंदू राष्ट्र की तरफ वो देश को ले जाना चाहते हैं, उसके अनुसार भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा जो देश की लगभग 80-85% जनसंख्या या समुदाय हैं, वो सारे शूद्र हैं। बेशक उनको आप किसी भी जाति से जानिए, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन मनु महाराज के अनुसार या ब्राह्मणवाद के अनुसार बाकी सब जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा शूद्र की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन उनको भी, शूद्रों को भी हजारों में जातियों में बांट दिया गया। ऐसा कहा जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर भी यही कहते थे कि उनको हजारों जातियों में बांट दिया गया, जिससे कि वो इकट्ठे होकर सत्ता पर काबिज ना हो सके। और मनु महाराज ने या ब्राह्मणवाद ने, आप कह सकते हैं कि उनको बांटो और राज करो, कि इतनी जातियों में उस शूद्र समाज को बांट दिया
जो 3 जातियों के अलावा थे कि वो इकट्ठे होकर एक राजनीतिक ताकत ना बन सकें, सामाजिक ताकत ना बन सकें। इसीलिए हजारों जातियाँ शूद्र समाज में, उसको आप ओबीसी कहिए, पिछड़ा कहिए, दलित कहिए, एससी कहिए, एसटी कहिए, उनको बांट दिया गया। अब जो इस वर्ग के जो चिंतक हैं उनका मानना है कि जब तक इन 3 उच्च जातियों के अलावा जो बाकी शूद्र जातियां हैं जो मनु महाराज के अनुसार आती हैं, जब तक वो प्लेटफार्म पर नहीं आएंगी वो बटी रहेंगी और मनुस्मृति के अनुसार या ब्राह्मणवाद के अनुसार उनको बांट कर रखा जाएगा। तब तक वो एक मंच पे नहीं आएंगी और अपने आप को शूद्र नहीं मानेंगी। तब तक वो देश में राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती, आर्थिक शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती, सामाजिक उच्चता प्राप्त नहीं कर सकती, धार्मिक उच्चता प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसा देश के संविधान निर्माता बाबा साहब का मानना था। अब ये कितना सत्य है, कितना सही है, ये आप जानें, इस पर चिंतन मनन करें। लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा है वो मैंने संविधान के अनुसार भी कहा है और मनुस्मृति के अनुसार भी कहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की बात कि मोदी जी कितने ओबीसी हैं और महिला आरक्षण शायद उनको उल्टा पड़ गया है, वो मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं हुआ। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।